Yes, sir. So welcome. This is Praveen sir. I will be teaching you derivative from mathematics 2, a very important topic with respect to 11-12 science, commerce as well as arts. This topic is being considered to be very important part in all the three streams: science, commerce and arts, mathematics, 11-12 specifically. The topic holds a very great importance as far as your JEE exams are concerned. This topic is also important with respect to NEET. सर वाई? क्योंकि NEET में हमारे पास फिजिक्स होता है और फिजिक्स के एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कैलकुलस की दुनिया में आया और कैलकुलस की दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन डेरिवेटिव है। क्लियर? इसीलिए डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि डेरिवेटिव में आप लोग का हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि जब आपका डेरिवेटिव क्लियर होगा तो बहुत सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली आपके लिए क्लियर होती चली जाएंगी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? तो डेरिवेटिव का कुछ पार्ट हमने 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा था, जिसमें कि फॉर्मूले थे। बेसिक फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था। हालांकि मैं इस लेक्चर में तुम लोगों को एकदम बेस से डेरिवेटिव ले जाना चाहता हूं, जिसमें मैं फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस करूंगा, राइट? और इसके बाद 11th स्टैंडर्ड के वो टॉपिक्स जिसमें हमने फॉर्मूले देखे थे, है ना, मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूं और वो वीडियो भी इसके बाद में अटैच कर दूंगा, यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा, सो दैट आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाए कि बाई चांस अगर कोई 11th में किसी रीजन की वजह से, वैसे बाय द वे कोविड की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ और बहुत सारे लोगों के स्कूल कॉलेजेस सफर हो गए क्योंकि डेरिवेटिव लास्ट का पार्ट था, तो शायद बहुत सारे कॉलेजेस में और बहुत सारे क्लासेस, कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट में भी ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है डेरिवेटिव का। तो ये भी एक बड़ा सेक्शनल प्रॉब्लम है, ये चीज मेरे ध्यान में है, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा कि हम बहुत ही बेसिक से डेरिवेटिव की चीजें लेकर के आगे बढ़ें। यस, आज मैं आप लोग को डेरिवेटिव के कुछ बेसिक फॉर्मूले और डेरिवेटिव के बारे में कुछ बात एक्सप्लेन करूंगा, है ना? और उसके बाद मैं 11th का जो टॉपिक था डेरिवेटिव से कनेक्टेड, उसमें एक बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज था, मैं बताऊंगा, उसमें कुछ रूल्स थे, है ना? हम वो सारे रूल्स यहाँ पर चले पोस्ट करते हुए चले जाएंगे। मतलब ये हुआ कि मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको डेरिवेटिव में कुछ नहीं आता है, ठीक है? बराबर? तो मेरी जो शुरुआत होने वाली वो ऐसे होगी कि आपको डेरिवेटिव में कुछ नहीं आता है, मैं आपको डेरिवेटिव एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्लियर? राइट? जिनको डेरिवेटिव में कुछ आता है उनके लिए उसके बाद के लेक्चर्स, ये लेक्चर एकदम बेसिक है, इसके बाद के लेक्चर जो है वो 12th में हम कनेक्ट कर लेंगे। मैं बताऊंगा कि कहां हमारा 11th खत्म हो रहा है और कहां पे 12th शुरू होगा, ठीक है? ये सुनो, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप लोग इसलिए देखें क्योंकि पूरा का पूरा आइडिया मैं आपको डेरिवेटिव का यहाँ पर देने वाला हूँ, तो स्टार्ट से उसका आइडिया समझोगे तो बहुत मजा आएगा। क्लियर? करते हैं शुरुआत डेरिवेटिव के बेसिक से। आज का टॉपिक डेरिवेटिव, ठीक है? यस सर। सो डेरिवेटिव बेसिकली जब मैं कहता हूं, मैंने लिखा डेरिवेटिव्स, तो कुछ बातों को समझना यहां पर बहुत जरूरी है। कि सर डेरिवेटिव किसका पार्ट है? डेरिवेटिव्स कैलकुलस का पार्ट है। किसका पार्ट है? कैलकुलस का। सर कैलकुलस क्या होता है? अब जरा देखिए आप, मैं कैलकुलस के बारे में कुछ आप लोग को बता रहा हूं। कैलकुलस एक्चुअली फिजिक्स से पैदा हुआ, ठीक है? कैलकुलस कहां से पैदा हुआ? फिजिक्स से। एक सेकेंड। कैलकुलस का बेसिकली मतलब क्या होता है, मेरी बात समझना है। एक बात बताइए, हम लोग एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं, यस और नो? एप्लीकेशन को जब मोबाइल में लाया गया पहली बार, तो बेसिक मोबाइल एप्लीकेशन पहले शुरू में बहुत बड़े हुआ करते थे, तो इनको रन करना मोबाइल पे बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, तो लोगों ने एप्लीकेशन के बाद एक नई चीज बनाई जिसको आज हम लोग ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्स का मतलब लाइट वेट एप्लीकेशन। सर लाइट वेट मतलब थोड़ा सा कम साइज वाला, उसका एमबी कम होगा, आप समझे? तो उसका एमबी कम होता है। जैसे आपके मोबाइल में एक नॉर्मल डेस्कटॉप आप देखते हो, आपके पीसी या किसी में आप जब एक पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन करते हो
और उससे कनेक्टेड अगर आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करते हो तो दोनों में फर्क होता है। डेस्कटॉप के ऊपर जो यूज होता है दैट इज बिट हैवी एज कंपेयर टू दैट ऑन द मोबाइल। आप डेस्कटॉप पे जब गूगल क्रोम खोलते हो और मोबाइल पे जब गूगल क्रोम खोलते हो तो दोनों में अंतर होता है, इंटरनली अंतर होता है, बाहर से दिखे ना दिखे बट इंटरनली अंतर होता है ना। उसी तरह से जब कैलकुलेशन की दुनिया में चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लग गई, कैलकुलेशन की दुनिया में क्या हुआ, एक टाइम के बाद में ना चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई, तो उस कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स को डिजाइन किया गया। उसमें से जो मोस्ट सिंप्लीफाइड टेक्निक है उसको कैलकुलेशन से कैलकुलस बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कैलकुलस। जैसे एप्लीकेशन से ऐप बना ना, वैसे कैलकुलेशन से कैलकुलस बना। क्या बना? कैलकुलेशन से कैलकुलस बना। इस बात को दिमाग में बिठाकर रखना है, राइट। एक बात का और ख्याल रखो, जब आप लेक्चर में यहाँ पर बैठ रहे हो तो भले हम 1-1.5 घंटे जो भी करेंगे लेक्चर का सीरीज, पूरा फोकस यहीं पर होना चाहिए, कहीं भी यहाँ वहां ध्यान नहीं देना। ठीक, चलो कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। तो जैसे ही कैलकुलेशन से कैलकुलस बना तो कैलकुलस के पास में कुछ अपने टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। क्या है? अपने टूल्स एंड टेक्निक्स है, उनका कुछ नाम है। मैं वो नाम आप लोगों के सामने भी देखिए यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहला टूल जो है कैलकुलस का, सबसे फर्स्ट टूल, उस टूल का नाम है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका नाम है लिमिट्स। क्या? लिमिट्स। अच्छा, लिमिट्स के अलावा एक और चीज समझ में आई लोगों को, और वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, तो लिमिट्स के साथ में कंटिन्यूटी भी आ गया। अच्छा, दूसरी चीज जो है कैलकुलस की, वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम था डेरिवेटिव्स। क्या नाम था? जो हमारा चैप्टर है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, हमने 11th में कंप्लीटली पढ़ा हुआ है ना, राइट? सुनो, अच्छा डेरिवेटिव जो है ना, इसके पहले एक और चीज आती है, लेकिन हम लोग ने उसको स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं पढ़ा है, उसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूं। मैं एक्चुअली यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी लिखना चाहूंगा। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब किस फंक्शन का आप डेरिवेटिव कहां कहां पर निकाल सकते हैं, कहां पर नहीं निकाल सकते हैं। किस फंक्शन का डेरिवेटिव आप कहां पर निकाल सकते हैं और कहां पर नहीं निकाल सकते हैं, दैट इज डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्लियर, राइट? तो एक्चुअली डिफरेंशिएबिलिटी पहले आता है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है उसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, तो जो आंसर आता है उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। और जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। करेक्ट सर, उसको हम डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएशन वर्ब है, डेरिवेटिव नाउन है। जो आंसर आता है उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, और जिस प्रोसेस से हम आंसर निकालते हैं उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है ना, राइट? तो डेरिवेटिव्स निकालने के काम को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अभी हम लोग डेरिवेटिव्स निकालना सीखेंगे, है ना। जो 12th में चैप्टर है उसका नाम है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या नाम है? मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के अलग अलग मेथड्स। क्लियर? अच्छा सर, तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी हो गया, आपने डेरिवेटिव के बारे में बताया, बड़ा अच्छा लगा। तीसरा क्या है सर? तीसरा एक और है, उसको हम लोग इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। ये बड़ा मजेदार चीज है, इंटीग्रल। अब इंटीग्रल दो तरह का होता है, इंटीग्रल दो तरह का होता है। अच्छा सर, क्या क्या फर्क, क्या कौन कौन सा टाइप होता है? एक होता है इनडेफिनेट, और दूसरा होता है डेफिनेट। दूसरा होता है डेफिनेट, समझा? और इंटीग्रल निकालने के प्रोसेस को, इंटीग्रल निकालने के प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। मजा आया सर? मजा क्यों आना चाहिए? देखो, डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल निकालने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन, है ना मस्त? ये सुनो, नाम तो अच्छा है। यस। अच्छा इतना ही नहीं, एक और पते की बात बताऊं, एक और पते की बात बताऊं। अभी देखो, इसका एप्लीकेशन होता है, उसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
Application of derivation. डेरिवेशन है, डेरिवेशन नहीं है बेटा, हाँ हाँ डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेशन नहीं होता। ये देखो, तो इसका भी एप्लीकेशन होता है, और अच्छी बात ये है कि इसका भी एप्लीकेशन होता है सर, एप्लीकेशन दोनों का होता है, ठीक है। और मेनली डेफिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इनडेफिनेट से आप डेफिनेट को सॉल्व करना सीखेंगे, रियल लाइफ में डेफिनेट यूज होता है। अभी देखिए आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन इसका भी होता है, एप्लीकेशन इसका भी होता है कि नहीं होता है, बराबर है। Yes, sir. तो हमारा जो सिलेबस है 12th स्टैंडर्ड का, उसमें हम जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। कौन कौन से चैप्टर्स है पता है? इन्हीं चीजों पर बेस्ड चैप्टर्स हैं। मैं आपको चैप्टर्स के नाम बताने जा रहा हूँ। मैथ्स 2 के अंदर आप इन चैप्टर्स को बार बार देखेंगे। जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है डेरिवेटिव, फिर जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। समझे नहीं समझे? Yes, sir. राइट, यस। जो तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर का नाम है, ये देखिए, इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्लियर? फोर्थ चैप्टर का नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। क्लियर? वो चैप्टर का नाम क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा, जो फिफ्थ चैप्टर है वो ये है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। क्लियर? यस सुनो? हाँ सर, फिर इतने चैप्टर्स है क्या? नहीं, एक चैप्टर और है, वो बहुत खास चैप्टर है। उसकी खासियत क्या, देखो मैं यहाँ पे इसको रेड कलर के पेन से लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा कि मैं इसको खास क्यों बोल रहा हूं। उसका नाम है, ये देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन। नहीं, डिफरेंशिएशन तो हो गया ना, डिफरेंशियल करेक्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। ये आपका 6th चैप्टर है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चीज है जिसमें आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों का एप्लीकेशन कंबाइन कर लेते हो। बड़ा मजा आएगा। क्या बोला मैंने? ये पूरा आप सीखेंगे, ये पूरा सीखेंगे, और उसके बाद दोनों को मिला करके यहाँ पर डाल देंगे। समझे नहीं समझे? और इसी के Yes, साथ आपका sir. कैलकुलस हो जाएगा कंप्लीट। ये 6 चैप्टर आप लोगों को कैलकुलस में सीखना है। सर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी आपने 11th में सीख लिया है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी आपने 11th में सीख लिया। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. तो अच्छी बात यह है कि आपने ये सारे चैप्टर्स अभी 12th स्टैंडर्ड में सीखने। क्लियर? तो मैं इसको अगर मार्किंग करना चाहूं, अगर मैं इसकी मार्किंग करना चाहूं, ये देखिए मैं मार्किंग कर रहा हूं। ये आपके मैथ्स 2 का सिलेबस है। देख रहे हो? Yes, sir. यस, ये आपके मैथ्स 2 का सिलेबस है पूरा। चैप्टर के नाम के साथ में मैंने बता दिया। क्लियर? राइट। अच्छा, एक और चैप्टर आप लोग को लास्ट में यहाँ पर सीखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? बाइनोमियल। हाँ, जो चैप्टर का प्रोसेस है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 और चैप्टर्स हैं, तो 6 के बाद में 2 और ऐड हो जाएंगे, 7 और 8। 7th है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 8th है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स हैं, बहुत इजी है, डोंट वरी। डेरिवेटिव और एओडी कराने के बाद में आपको पहले वही कराऊंगा, बाद में हम इंटीग्रेशन और इसके ऊपर जाएंगे, डोंट वरी। Okay. क्लियर? राइट। तो मैं चाहता हूं कि अभी आप लोग इसको नोट करें थोड़ा स्पीड में। Okay, sir. अब जहां भी हम डेरिवेटिव लेंगे, जिस भी पर्टिकुलर जगह पर डेरिवेटिव लेंगे, एक चीज का आपको दिमाग बिठाकर रखना है कि डेरिवेटिव किसका होता है। डेरिवेटिव आप किसका लेते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जिसका डेरिवेटिव निकलता है ना? तो डेरिवेटिव का जो पूरा का पूरा, एक्चुअली कैलकुलस पूरा, खाली डेरिवेटिव नहीं, पूरे कैलकुलस का जो फाउंडेशन है वो आप लोग जानते हैं कहां पर है? पूरे कैलकुलस का फाउंडेशन है एक वर्ड में, जिसका नाम है फंक्शन। क्या? फंक्शन। फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। सर फंक्शन का बेसिकली क्या मतलब होता है? मेरी बात समझना, डेरिवेटिव समझने के लिए आपको फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए।
आपको 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था सेट रिलेशन एंड फंक्शन, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। याद है? याद है क्या? सेट रिलेशन एंड फंक्शन। नहीं भी याद है तो कोई टेंशन नहीं है, इसके भी यूट्यूब वीडियोस अभी मैं इन प्रोसेस में हूं, अभी बन जाएगा कुछ ही दिनों में, राइट, और अपलोड कर दूंगा मैं, क्योंकि वो 11th के टॉपिक्स हैं, राइट। तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपको वो टॉपिक्स नहीं भी आते हैं तो भी आ जाएंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। पर मैं आपको एक हल्का सा रफ आइडिया फंक्शन का दे देता हूँ, ठीक है? ये एकदम एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट करेंटली इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? देखिए आप मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। पूरा का पूरा जो दुनिया है, पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस, पूरा जो भी आप देखते हो अगल बगल, है ना, इन सारी चीजों को पेपर पे उतारने की कला को मैथमेटिक्स कहते हैं। इन सारी चीजों को पेपर पे उतार कर इनको समझने के विज्ञान को मैथमेटिक्स कहते हैं। मैंने दो शब्द यूज किया, एक क्या बोला मैंने? एक मैंने कहा आर्ट ऑफ, कला मतलब आर्ट ना, तो आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग एंटायर यूनिवर्स ऑन पेपर इज मैथमेटिक्स। The science of understanding the relationship between all the elements in the universe is called as mathematics. तो मैथमेटिक्स एक आर्ट भी है, साइंस भी है। किसका? पूरी कॉस्मिक चीजों का, पूरी दुनिया की चीजों का पेपर पे उतारने का। तो पेपर और पूरे यूनिवर्स के बीच में अगर आपको कोई रिश्ता बनाना है तो मैथमेटिक्स से अच्छा और कोई टूल हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, क्योंकि सबसे पहले मैथमेटिक्स ही आया है। मैथमेटिक्स आपको सिखाया जाए या ना सिखाया जाए, पर आपके ब्रेन में हमेशा रहता है। क्लियर? यस। तो आइए जरा उस मैथमेटिक्स की दुनिया को थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं, बहुत मजा आएगा, ठीक है? यस। तो ये जो पूरा का पूरा कॉस्मॉस, ये पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस है, उसमें दो ही तरह की चीजें होती है, जरा सुनना। पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस में, ये हमारा एग्जिस्टेंस है ना? एग्जिस्टेंस मतलब जो हमारे अस्तित्व में अगल बगल है या जो नहीं भी है एक्चुअली, इसलिए मैंने पूरा एग्जिस्टेंस बोल दिया। इसमें दो ही तरह की चीजें होती है सर, दो ही तरह की चीजें होती है। अच्छा, ये दो तरह की चीजें कौन सी होती है? सबसे पहले होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। और उसके बाद होता है वेरिएबल। कांस्टेंट होता है और वेरिएबल होता है, ठीक है? यस। और एक बात और बताऊं, कांस्टेंट खुद एक्चुअली में एक्चुअल कांस्टेंट कभी नहीं होता। कांस्टेंट कभी भी खुद एक्चुअल नहीं होता। मतलब अगर मैं 0 को अपना पॉइंट मानूंगा तो 2 मेरे लिए कांस्टेंट है। अगर मैं 0 की जगह पर 1 पे खड़ा हो गया, आप लोग को नंबर लाइंस पता है? नंबर लाइंस पता? तो कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं, देखिए नंबर लाइन की मैं अभी बात कर रहा हूं ना, इसके रेफरेंस से आपको कांस्टेंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं मैं। ये अगर लाइन है ना, और ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, तो ये 2 जो है, ये 2 सिर्फ तब 2 होगा अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो। ये सुनो, तो ये 2 जो है ये 0 के रेफरेंस से 2 है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर 0 का मैं रेफरेंस बदल दूं, मतलब मैं 0 की बजाय थोड़ा चल लूं ऐसा, और चल के यहां पर खड़ा हो जाऊं 1 पर, तो वही 2 जो 2 था अब मेरे लिए क्या हो जाएगा? वही 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। करेक्ट। अच्छा, मैं यहां से सर यहां पर आ जाऊं, यहां पर खड़ा हो जाऊं, तो वही 2 मेरे लिए क्या हो जाएगा? जरा चेक करिए, आप चेक करिए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया सर। या तो फिर आप 2 -2 कर दोगे, है ना? ये सुनो, तो वही 2 बदल गया, तो वो 2 कब तक कांस्टेंट है? जब तक मेरा पोजीशन कांस्टेंट है। समझे नहीं समझे? तो दुनिया में कांस्टेंट नाम की कोई चीज एक्चुअली नहीं होती है ना? राइट? कांस्टेंट हमेशा रिलेटिव होता है। क्या होता है? ये जो कांस्टेंट आप लोग देख रहे हो ये हमेशा रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब एक के हिसाब से। जैसे एग्जांपल, मैं और आप, हम लोग रेस्ट पर है, पर ये बात झूठ है। हम दोनों एक दूसरे के रेफरेंस से रेस्ट पर है। मैं और आप, हम दोनों अर्थ के ऊपर है,
और अर्थ तो घूम रहा है। तो अगर अर्थ खुद रेस्ट पर नहीं है तो मैं और आप रेस्ट पर कैसे हुए? तो मैं और आप एक्चुअली रेस्ट पर नहीं है, पर हम लोग एक दूसरे के रेफरेंस से, अर्थ के रेफरेंस से रेस्ट पर है। समझ में आ रही बात है ना? तो उसी तरह से कांस्टेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है, कांस्टेंट हमेशा रिलेटिव होता है। क्लियर? तो सच कौन होता है सर? सच एक ही चीज है। क्या सच है? ये बदलाव, वेरिएबल, जो चीज हमेशा बदलती रहती है। दुनिया में एक ही चीज ऐसा है जो नहीं बदलता है। क्या ये सच कि दुनिया का हर चीज बदलने वाला है? दुनिया में सिर्फ एक ही चीज ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। सर क्या? सच। कौन सा सच? कि दुनिया में हर चीज बदलेगी। यस, राइट। तो वेरिएबल बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत मजेदार कंसेप्ट है। वेरिएबल से ही पूरी दुनिया बनी हुई है। वेरिएबल से ही पूरी दुनिया बनी हुई है। अब मैं इस वेरिएबल को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, ध्यान देना आप लोग, बच्चा लोग, बहुत मजा आएगा। वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, ठीक है? एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या? हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। करेक्ट। और दूसरा जो है वो ये है, देखिए मैं लिख रहा हूं, डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ आ रही बात? सर ये आप क्या बोलना चाहते हो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के नाम पे? जो आपने लिखा है वो हमारी समझ में थोड़ा आया, पर छोटा मोटा चीज हमारे यहाँ पे दिमाग में घूम भी रहा है कि सर आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के नाम पे एक्चुअली बोलना क्या चाहते हैं, राइट? यस। अभी देखो मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया की हर चीज क्या होती है? दुनिया की हर चीज क्या होती है सर? वेरिएबल। दुनिया की हर चीज क्या होती है? वेरिएबल। अच्छा एक बात बताइए, आपके अगल बगल जो कुछ भी हो रहा है वो वेरिएबल है कि नहीं है? फिर तो ऑब्वियसली वेरिएबल है, क्योंकि वो भी दुनिया का पार्ट है। वो भी दुनिया का सर पार्ट है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो अब ये बात हमको समझनी होगी कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप से होता है। हर चीज का, हर एक्टिविटी का एक कॉज होता है, और हर एक्टिविटी हो जाने के बाद उसका एक इफेक्ट होता है। मतलब जरा समझो इस चीज को, सुनना। कॉज का मतलब क्या होता है? कॉज का मतलब रीजन। कॉज का मतलब, तो इस कॉज इफेक्ट के पूरे चक्कर के अंदर जरा हम कुछ चीजों को समझ ले तो बड़ा मजा आ जाएगा। देख लो, अब जब किसी भी एक्टिविटी का कॉज होता है, मतलब कोई भी एक्टिविटी अगर होनी है तो उसके पीछे एक रीजन होता है। ये सुनो, मुझे बताओ, अगर रीजन ना हुआ, अगर रीजन नहीं हुआ तो क्या वो एक्टिविटी होगी? बारिश के आने का रीजन है मॉनसून विंड। क्या बोला मैंने? बारिश के आने का रीजन है बारिश का मॉनसून विंड। अगर मॉनसून विंड ना हुआ तो क्या बारिश होगी? बारिश होगी क्या? सर ऑब्वियसली नहीं होगी। इसका मतलब आपको नहीं लगता कि मॉनसून, मॉनसून के ऊपर मेरा बारिश डिपेंडेंट है? तो जो मेरे रेंज है, रेंज, रेंज, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? किसके ऊपर? सर मॉनसून के ऊपर। ये सुनो, पक्का? हाँ अभी जरा सुनो, अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं आपको, आपको एक पेन का, एक पेन का 2 रुपया देना है, तो अगर आपने 5 पेन लिया
5 पेन लिया, तो आपको कुछ पैसा यहाँ पर देना पड़ेगा, ये सुनो। 5 पेन का सर मैं यहाँ पर 10 रुपए दूंगा, करेक्ट है कि नहीं है? बराबर है। तो 1 पेन का आप 2 रुपए दे रहे थे, 5 पेन का आप 10 रुपए देंगे, तो एक्स पेन का कितना देंगे सर? 2x रुपया, 2 इंटू एक्स, बराबर है ना? राइट। यानी कि आप कितना पेन ले रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा देंगे। ये सुनो, ये सुनो, है ना? राइट। तो आप कितना पैसा देंगे ये डिपेंडेंट है। आप कितना पैसा, मैं यहाँ पे लिखता हूं प्राइस, देंगे, ये डिपेंड है किसके ऊपर? पेन्स के ऊपर, नंबर ऑफ पेन्स के ऊपर। ये सुनो, ये सुनो, यस सर। पक्का? तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं आपके सामने कुछ कुछ ऐसा लिखूं, देखो मैं लिखने जा रहा हूं, आप लोगों को समझेगा मुझे क्या लिखना है। मैंने लिखा 4x + 3, क्या लिखा? 4x + 3। तो आपको नहीं लगता ये 4x + 3 जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये सुनो, ये जो आपका 4x + 3 है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप x का वैल्यू बदलते चले जाओ, आपको 4x + 3 का अलग अलग वैल्यूज मिलेगा। x का वैल्यू 0 डालिए 3 मिलेगा, x का वैल्यू 1 डालिए 2 डालिए 3 डालिए 4 डालिए 5 डालिए, आपको इसका अलग अलग वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? पक्का? इसका मतलब ये हो रहा है सर कि 4x + 3 जो है वो डिपेंडेंट है किस पर? किस पर? x पर। ये सुनो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपके सामने लिखूं sin x, तो ये sin x भी तो डिपेंडेंट है किस पर? किस पर सर? x पर। कैसे? 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 आप बार बार x का वैल्यू बदलिए, एक बार 0 डालिए, एक बार 30 डालिए, एक बार 60 डालिए, एक बार 90 डालिए, sin x का वैल्यू अलग अलग मिलते चले जाएगा। यस और नो? यस और नो? तो सर sin x भी डिपेंडेंट है किसके ऊपर? किसके ऊपर सर? x के ऊपर। मजा आ रहा है? पक्का? यस और नो? पक्का? तो सर इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक वेरिएबल है, इसको आप y बोल दीजिए। ये पूरा का पूरा दूसरा वेरिएबल है, इसको आप y बोल दीजिए। मतलब मैं बोल रहा हूं, तुम कुछ भी बोल सकते हो, मर्जी है। मैं डिपेंडेंट को y बोल दूं और इंडिपेंडेंट को x बोल दूं, तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है, बराबर है ना? तो डिपेंडेंट को मैं y बोलता हूं, मतलब एक्चुअली ये sin x क्या है? y = sin x है, क्योंकि ये पूरा का पूरा y है, पूरा y है, ये पूरा y है। y = 4x + 3। समझे नहीं समझे? राइट। तो y = sin x, y = 4x + 3 यहाँ पे मैंने लिखा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बराबर है? यस और नो? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चा लोग? जरा देखो, मैं कुछ लिखूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा तो आपको चलेगा क्या? देखना, ये डिपेंडेंट है ना, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? y डिपेंड्स अपॉन x। यस और नो? यस और नो? y डिपेंड्स अपॉन x। सही बात है कि नहीं बात है? यस सर। यस पक्का? यस सर। है ना? राइट। इस केस में आप क्या बोलोगे? इस केस में आप क्या बोलोगे? इसमें क्या बोलोगे इस केस में? सर sin x डिपेंड्स ऑन करेक्ट, डिपेंड्स अपॉन x। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? है ना? यहाँ पे आप क्या बोलोगे? सर 4x + 3 डिपेंड्स अपॉन x। इसको आप y भी बोल सकते हो, तो y डिपेंड्स अपॉन x भी बोल सकते हो, मर्जी है कैसे बोलना है ना? फिलहाल ये समझो कि y डिपेंड्स अपॉन x में कोई दिक्कत है क्या आप लोग को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, पक्का ना? अच्छा, मैथमेटिक्स की दुनिया में डिपेंड्स अपॉन अच्छा शब्द नहीं है। मैथ्स चीजों को, लोगों को, नॉलेज को, सबको इंडिपेंडेंट बनाने पे बिलीव करता है, तो डिपेंड्स अपॉन अच्छी बात नहीं है। तो मैथ्स की दुनिया में ये जो डिपेंड्स अपॉन था ना, इसको निकाल करके बाहर फेंक दिया गया। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन दो तरह का होता है, वो हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट? एक होता है वन ऑन वन रिलेशनशिप, एक होता है मेनी टू वन, वन टू मेनी, वैसा कुछ होता है। खैर वो हम उस जगह पर पढ़ेंगे फंक्शन के चैप्टर में, वो फिलहाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है,
है ना, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी इंपॉर्टेंट तो है ही। अब देखिए y डिपेंड्स अपॉन x में मैथमेटिक्स की दुनिया में इस शब्द को डिपेंड्स अपॉन को निकाल दिया गया और यहां लिख दिया गया, एक नया शब्द लिखा गया। देखो मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो। y is function of x. समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको। y इज फंक्शन ऑफ x, कितना ब्यूटीफुल तरीके से लिखा है, देखो मजा आ गया। यस, इसको थोड़े टाइम के बाद में, थोड़े टाइम के बाद में, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है ना, तो कई लोगों को प्रॉब्लम होने लगा, तो उन्होंने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो मैं सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तुम लोगों ने सिंबल में लिखना सीखा हुआ है ना। ये देखो मैं लिख रहा हूं y, कोई दिक्कत, y इज, इसको हम लोग इज बोलते हैं, मालूम है क्या, इसको क्या बोलते हैं, इज। तो y इज फंक्शन, फंक्शन के लिए हम स्मॉल लेटर यूज कर रहे हैं यहाँ पर f, आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हो, g h k वगैरह वगैरह, कुछ भी आपकी मर्जी है। फंक्शन ऑफ, ऑफ को सर कैसे लिखेंगे, ऑफ इसको बोलते हैं, ये देखो ये ऑफ है, ये जो ब्रैकेट लिखा है इसको बोलते हैं ऑफ, ठीक है। ऑफ x बोला है ना, तो सर इसके अंदर x डाल दीजिए, तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, यानी y इज फंक्शन ऑफ x। कैन यू सी दिस, यस और नो, पक्का। ये फंक्शन का आइडिया आप लोग के दिमाग में क्लियर हुआ अभी तक कि नहीं हुआ, पक्का, यस। तो y इज फंक्शन ऑफ x। ध्यान रखना, कोई भी फंक्शन एक एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है, कोई भी फंक्शन क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब ये 4x + 3, देखिए आप, एक्सप्रेशन है कि नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन ही है ना, साइन एक्स, ट्रिगो एक्सप्रेशन, है ना। कितने टाइप के होते हो हम देखेंगे, बट कोई भी फंक्शन एक एक्सप्रेशन होता है। तो y इज इक्वल टू एक यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो x का एक्सप्रेशन है तो f ऑफ x, दिस इज व्हाट वी हैव, राइट। प्लीज नोट दिस डाउन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूब पर लोग वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे। y is equals to f of x, where f of x is obviously the expression in x। देखो अगर आपने यहाँ पे x की जगह पर t लिखा होता तो मैं इसको f of t बोलता, x की जगह पर आपने थीटा लिखा होता तो मैं इसको f of थीटा बोलता। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ये पूरे एक्सप्रेशन में कौन मेन है, x, इस पूरे एक्सप्रेशन में कौन मेन है, x, है ना, राइट। अगर मैं ऐसा लिख दूं, देखो जरा, अगर मैं ऐसा लिखूं साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में मेन कौन है, थीटा। इस पूरे एक्सप्रेशन में मेन कौन है, थीटा, थीटा, राइट। तो थीटा की वजह से हमारा काम यहां पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ थीटा, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ थीटा। यहाँ पे एक्स नहीं आएगा क्योंकि कहीं भी एक्स नहीं है, क्लियर। लिमिट्स का मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर बनाया हुआ है वीडियो के फॉर्म में, एंड मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको एक बार जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश मैंने की हुई है, राइट। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में आपको उस चीज को नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, क्योंकि बार बार एक ही चीज पढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता। आप लोग वहां पर उस वीडियो को देख लेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो लाइव चल रहा है उन लोगों के लिए मैं व्हाट्सएप कर दूंगा वो लिंक, या तो आप मेरे चैनल पे चले जाइए, मैथ्स बाय शुक्ला सर, यस, वही सेम सेकंड वाले पे प्लेलिस्ट पे जैसे आप ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट के अंदर लिमिट्स नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, उसको ओपन करके उसका फर्स्ट चैप्टर, उसका फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। उसके स्टार्टिंग पार्ट में मैंने बहुत डिटेल में लिमिट्स के एग्जिस्टेंस को डिस्कस किया है, बहुत मजेदार है। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग जाकर के वो पार्ट देखें, वो आप देखोगे तो बहुत मजा आएगा। क्लियर हो गई ना बात, चलिए अब मैं इसके बारे में कुछ बताता हूं। देखो क्या, जैसे कि मैंने बताया फंक्शंस ही बेस है डेरिवेटिव का, तो पहले तो आप ये समझ लो कि टोटल कितने टाइप के फंक्शंस हैं। ऐसे तो फंक्शंस के बहुत टाइप हैं,
पर जेनरिकली, है ना, फंक्शंस को मैंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड करने का कोशिश किया हुआ है ना। इसको सर हम कैसे डिवाइड किया, आपने किस बेसिस पे डिवाइड किया, तो इसका कुछ आपके पास फाउंडेशन है क्या, क्या सोच के डिवाइड किया? तो देखो मैं एक वर्ड आप लोग को सिखाता हूं, ये है एल, ये है आई, ये है ए, और फिर है टी, और लास्ट में है ई। तो एक वर्ड बन गया लिएट। कैन यू सी दिस? ये सुनो पक्का, तो एक वर्ड बन गया सर लिएट, है ना। तो एल आप याद रखोगे, ए याद रखोगे, है ना, सॉरी आई याद रखोगे, ए याद रखोगे, टी याद रखोगे और ई याद रखोगे। ये आपका काम है। क्लियर? राइट। इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर मैं आप लोग को बताता हूं कि ये बेसिकली लिएट नाम की चीज है क्या, है ना। एल का बेसिकली यहां पर मतलब है लोगैरिथमिक। क्या? लोगैरिथमिक, ठीक है। तो लॉग फंक्शन भी बोलते हैं हम इसको। उसके बाद आता है आई, आई का मतलब होता है इनवर्स। जो लोग बोल लेते हैं ना, वो तो वीडियो आप लोग, ऑडियो आप लोग म्यूट कर लिया करो। डिस्टर्बेंस होता है थोड़ा सा। नाउ वी हैव इनवर्स के बाद ए फॉर अल्जेब्रिक, ए फॉर अल्जेब्रिक, है ना, एंड टी फॉर, दिख रहा है आप लोगों को मैं क्या लिख रहा हूं? ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक। ई फॉर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कांस्टेंट रेज टू फंक्शन, ठीक है, राइट। अल्जेब्रिक का मतलब होता है फंक्शन रेज टू कांस्टेंट, उसको हम अल्जेब्रिक कहते हैं, राइट। और ये जो इनवर्स है, इनवर्स, इनवर्स एक्चुअली 3 तरह का होता है। अगर मैं इनवर्स की बात करूं ना, तो इनवर्स 3 तरह का होता है। मैं वो तीनों टाइप के इनवर्स लिखना चाहता हूं, चलो यहीं पर लिख देता हूं। ये देखो आप, इनवर्स के जो 3 टाइप्स हैं, उसमें जो फर्स्ट टाइप है उसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। व्हाट डज द टर्म एडिटिव इनवर्स मीन? प्लस के बदले माइनस, माइनस के बदले प्लस, मतलब 2 का एडिटिव इनवर्स होगा -2, -2 का 2, दैट्स ऑल, ठीक है। दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या? मल्टीप्लिकेटिव। इसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। रेसिप्रोकल मतलब मालूम है ना, पता है कि नहीं? रेसिप्रोकल से 2 का 1/2 2, है ना, 3 का 1/3, 1/4 का 4, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और आखिरी जो होता है वो होता है ट्रिगो इनवर्स, यानी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, लाइक दैट। आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको देखा हुआ है कि एक्चुअली ये इनवर्स कैसे काम करता है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। सो यू हैव एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स, ठीक है। यस, अच्छा सर। उसके बाद आता है अलजेब्रिक। देख लो आप, अलजेब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको इसी कैटेगरी के देखने को मिलेंगे, अलजेब्रिक, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हाईलाइट करते वक्त आप इनवर्स को हाईलाइट करिए, बहुत अच्छी बात है, पर अलजेब्रिक को भूलना नहीं, क्योंकि अलजेब्रिक ही यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? लॉग, लॉग के बाद आप जब यहां पर आएंगे तो वी हैव गॉट ट्रिगो, यस, और लास्ट में वी हैव एक्सपोनेंशियल, लास्ट में वी हैव एक्सपोनेंशियल। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। इसको दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए। इसको ये तो पता ही है, ट्रिगो मतलब साइन कॉस टैन, ये सब कुछ, है ना। अलजेब्रिक मतलब कोई भी फंक्शन रेज टू सम कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज अलजेब्रिक। नॉर्मल भी आपने लिखा तो रेज टू 1 होता ही है, तो वो अलजेब्रिक में कन्वर्ट आप बोल सकते हो। एक्सपोनेंशियल मतलब कांस्टेंट रेज टू फंक्शन, फंक्शन रेज टू फंक्शन भी कुछ हद तक एक्सपोनेंशियल में लोग डाल देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, राइट। जस्ट इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। नाउ वी मस्ट नो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि दुनिया का हर फंक्शन, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया का हर फंक्शन, ये मैं एक आपको चैनल एक्सप्लेन कर दूं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझेगा। अगर आपको लिखना है तो आप उस फंक्शन को
रिप्रेजेंट करने के लिए, इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एक्सप्रेशन का। यानी कि कोई भी फंक्शन दुनिया का हो, कोई भी, उसका एक्सप्रेशन पक्का होगा, उसका एक्सप्रेशन होना ही होना है। बराबर है? हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया का हर एक्सप्रेशन फंक्शन नहीं होता। क्या बोल दिया सर आपने? हाँ, मतलब कि अगर मैं इसका उल्टा जाना चाहूं, क्या करना चाहूं, इसका उल्टा, ऐसा ऐसा, है ना? तो याद रखो कि हर फंक्शन एक्सप्रेशन होता है, पर हर एक्सप्रेशन फंक्शन नहीं होता, यानी रिवर्स इज नॉट ट्रू। क्या मजाक कर रहे हो सर? यस यस, समझ में आ रही बात? सर एग्जांपल दे दो ना, एक बार एग्जांपल दे दो ना, एग्जांपल दे दो। देखो मैं बता रहा हूं, वाई, सॉरी, अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो दिस इज फंक्शन ऑफ x, दिस इज फंक्शन ऑफ x, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर मैं लिख दूं, y square is equal to x, so this is not the function of x। या अगर मैं लिख दूं y is equals to root x, तो ये भी कंफ्यूजन वाला काम है। इसलिए रूट का ग्राफ आपको याद है, जब हमने रूट का ग्राफ बनाया था, तो रूट का ग्राफ खाली ऐसे ही बनाती है पब्लिक, मालूम है कि नहीं? जब रूट का हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे ही बना पाते हैं, है ना? क्योंकि नीचे अगर आप बनाने जाओगे तो ये ऐसे हो जाएगा, एंड दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ एक्स। समझ में आ रही है बात? पक्का? तो इसलिए मैंने क्या बोला कि दुनिया का हर एक्सप्रेशन फंक्शन होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वापस से मेरे उसी वीडियो में है, सेट रिलेशन फंक्शन के, राइट? तो आप लोग वहां पे जाके भी उन चीजों को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, आइए यहां पर देखते हैं हम एक्सप्रेशन। सर दुनिया के हर एक्सप्रेशन में का आप ग्राफ बना सकते हो। क्या बोला मैंने? दुनिया के हर एक्सप्रेशन का आप क्या बना सकते हो? क्या बना सकते हो? बोलो जल्दी बोलो। ग्राफ। हाँ सर, ग्राफ, हर एक्सप्रेशन का आप ग्राफ बना सकते हो, हर एक्सप्रेशन का। क्लियर? इसका मतलब एरो जो मैं बनाऊंगा, एरो में आपको प्रॉब्लम है ही नहीं। सर ये आप बना सकते हो, हर एक्सप्रेशन का ग्राफ होता है कि नहीं होता है? अच्छा, इसका उल्टा क्या लिखा मैंने? क्या लिखा, जल्दी बोलो। हर एक्सप्रेशन का ग्राफ हो सकता है, लेकिन हर ग्राफ का एक्सप्रेशन होता है कि नहीं होता है? सर होता है, हो सकता है सर, होता है। हर ग्राफ का एक्सप्रेशन होता है और हर एक्सप्रेशन का ग्राफ होता है। समझ में आ रही है बात? ये सुनो, पक्का? इससे मैंने एक कंक्लूजन निकाला, मुझे पता नहीं कि आप लोगों को ये बात किस हद तक समझ में आई, पर मैंने इससे एक कंक्लूजन निकाला, मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से देखो। आप यहां से नीचे आओ, यहां से नीचे आओ, तो आपको क्या मिलेगा? सर हर फंक्शन का ग्राफ होता है कि नहीं होता? बताओ। ये देखिए आप, ये सुनो, पक्का? यस सर। अच्छा, अगर मैं यहां से, यहां ग्राफ से ऊपर जाऊं, मैं यहाँ पे बनाने के लिए सिर्फ नीचे बना रहा हूं, अगर मैं ऐसा जाना चाहूं, तो ये सही है कि गलत है? गलत है सर। करेक्ट। यानी हर ग्राफ को आप फंक्शन नहीं बोल सकते। नहीं कन्वर्ट कर। समझ में आ रही है बात? यस सर। पक्का? तो हर फंक्शन का ग्राफ होता है, पर हर ग्राफ को आप फंक्शन में कन्वर्ट, या हर ग्राफ को आप फंक्शन, एज वी नो, फंक्शन, एक्सप्रेशन और ग्राफ तीनों का बहुत गहरा कनेक्शन है। क्या देखा हमने? क्या क्या देखा? फंक्शन, एक्सप्रेशन और ग्राफ।
है ना, राइट? हाँ सर, यस। तो ये गहरे कनेक्शन को जरा सा हम एक्सप्लोर करेंगे। एज पर आवर डिस्कशन, हर फंक्शन जो होता है वो एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यस और नो? यस सर। यस सर। और हर एक्सप्रेशन का सर ग्राफ होता है ना? हर ग्राफ का एक्सप्रेशन होता है, लेकिन हर एक्सप्रेशन का फंक्शन नहीं होता, इसलिए मैंने रेड से बनाया, ठीक है? इससे हमको समझ में आ गया कि ग्राफ टू फंक्शन जरूरी नहीं है, पर फंक्शन टू ग्राफ कंपलसरी है। ये बीच में फिर कैसे कट गया ये? हमारे दिमाग में ये बात तो अच्छे से बैठ गई, इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं, है ना? नो कि सर, फंक्शन से एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से ग्राफ, ग्राफ से एक्सप्रेशन, बट एक्सप्रेशन। जरूरी नहीं है कि फंक्शन हो, है ना? यस सर, अब yes. इस बात को दिमाग पर बिठाने के बाद में एक छोटा सा काम करते हैं जरा। मैं जो कह रहा हूं उस बात को थोड़ा और गहराई से आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूं। ओके सर। अगर मैं किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहता हूं तो बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? किसी भी फंक्शन का फंक्शन पॉसिबल का तो ग्राफ, पता है। ग्राफ अगर ग्राफ बनाना चाहता हूं तो बना सकता हूं ना? बना सकते हैं सर। कैसे बनाते हैं हम लोग फंक्शन का ग्राफ? सर मान लीजिए हमको, मैं बता रहा हूं हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको फंक्शन का ग्राफ बनाना है ना, तो आप क्या करेंगे? वो जो दिया हुआ फंक्शन है उसको लिखेंगे, ये सुनो। जो भी फंक्शन का हमको ग्राफ बनाना है हम उसको कंसीडर करेंगे ना, तो कंसीडर एफ ऑफ एक्स, बराबर? हम उस फंक्शन को कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर करने के बाद में सर क्या करना है? कुछ खास नहीं करना है, खाली एक्स की अलग अलग वैल्यू, जैसे एग्जांपल इसको मैं कैसे कंसीडर करूंगा सर, इसका एग्जांपल बता दीजिए एक बार। तो मान लो मुझे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? y इज इक्वल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसीडर एफ ऑफ एक्स, और मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ कंसिडरेशन। अच्छा सर, उसके बाद क्या करेंगे? सेकंड आप काम क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा काम है, आप x का अलग अलग वैल्यू लो और इसमें पुट करते जाओ, आपको y का अलग अलग वैल्यू मिलेगा, बराबर? और उसको आप एक टेबल में नोट कर लो। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना दूं, ये आपका मान लो x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। y मतलब कौन? y मतलब एफ ऑफ एक्स, है ना? और बाद में यहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसको आप x कॉमा वाई बोलोगे, ये सुनो, पक्का? देख लो, ये हमारा पूरा सिचुएशन बना है। अरे क्या बात है सर, यस सर, टेबल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बराबर है ना? और यस हमने सर, इसको उसके बाद में यहाँ पर प्लॉट आउट कर दिया। अभी देखो, पहले मैं x का एक वैल्यू लूंगा से -2, इसमें डालूंगा तो y का वैल्यू आएगा 4। फिर 4 x का वैल्यू लूंगा मैं -1, तो y का वैल्यू आएगा 1। फिर x का मैं इसको मैं टेबल बना ही रहा हूं तो ऐसे बना देता हूँ। फिर उसके बाद मैं x का वैल्यू लूंगा 0, तो y का वैल्यू क्या आएगा? 0 y का वैल्यू 0। अच्छा, 0 अब मैं x का वैल्यू ले लेता हूँ +1, तो y का वैल्यू क्या आएगा? +1। 1 ये सुनो, यस सर, है ना? अब मैं और यस सर, बढ़ाता हूँ इसको, मैं इसको और बढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे इसका वैल्यू 2 डालता हूँ, तो y का वैल्यू 2 आएगा। क्लियर हो गया ना? ना है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे पॉइंट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया 1,1, कैन यू सी दिस? 1 ये हो गया यस 2,4, ठीक है? ये हो गया -1,1, कैन यू सी दिस? यस सर, राइट, ये हो गया -2,4, बराबर? तो ये जो मेरे को टेबल मिला, ये टेबल क्या है? दिस टेबल कंटेन्स द वैल्यू ऑफ x, y और x कॉमा y। x को मैं क्या बोलता हूं? x को मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलता हूं। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने x y लिख करके सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब जब मैं सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लूंगा, जब पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे, इन सबको मुझे प्लॉट करना है, तो स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टेप नंबर 3 क्या होगा? प्लॉट ऑल द पॉइंट्स, all the points
sorry, points on x y axis. I hope it is understood. Plot all the points on x y axis. अब जरा इस सिचुएशन को देखते हैं, बड़ा मजा आएगा इसे प्लॉट कैसे करना है, ठीक है। Now looking at this particular setup, अगर मुझे इसको प्लॉट करना है तो देखो मैं कैसे प्लॉट करने वाला, बहुत सिंपल सा काम है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर कैसे सर, ये मैं बनाऊंगा एक्स एक्सिस। कैन यू सी दिस एक्स एक्सिस नाउ? ये मैंने बना दिया एक्स एक्सिस, चलो ठीक है। अब मैं वाई एक्सिस बनाऊंगा, देखो हुआ कैसे मालूम है ना, एक्स की वैल्यूज मैंने अलग अलग ली, इसमें पुट की तो मुझे वाई की अलग अलग वैल्यूज मिली, वो मैंने यहाँ पे लिख दी और बाद में दोनों को कंबाइन किया तो मुझे पॉइंट मिल गया एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा वाई। अब मैं इस पूरे सिचुएशन को यहां पर ऐसा लिखूंगा, कोई प्रॉब्लम है ना? मैंने y भी इधर प्लॉट कर देना है तो मैंने यहाँ पे y भी प्लॉट कर दिया सर, तो ये लीजिए मैंने y तक प्लॉट किया पूरा। तो ये मेरा जो पॉइंट है ये 0 है, ये जो पॉइंट है मान लिया मैंने ये 1 है ना, ये 2 है, ये 3 है। फिलहाल अपने को -2 से 2 तक ही चाहिए, तो ठीक है। ये मैंने वापस से प्लॉट किया, ये मेरा 1 है ना, यहाँ पे मैं गया तो ये मेरा 2 हो जाएगा अब, है ना, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे मैं गया तो ये मेरा 3 हो जाएगा, लेकिन सब माइनस में होगा सर, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, राइट। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैंने ऐसे लिख के छोड़ा। अभी देखो ये 0 अगर यहाँ पे तकलीफ दे रहा है तो मैं 0 यहाँ लिख देता हूँ, ये देखो बेटर, क्लियर। अब मैं ऊपर की तरफ जब जाऊंगा तो ऊपर देखो मुझे कहां से कहां जाना है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस में सर 0 से लेके 4 तक जाना है ना, तो मैं नीचे प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली ऊपर ही प्लॉट करूंगा। तो ये मेरा 1 हो गया, है ना, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया और ये थोड़ा डिस्टेंस गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, ये मेरा 4 हो गया, थोड़ा डिस्टेंस में बदलाव आ गया बट कोई टेंशन नहीं, इंडेक्स प्रॉपर लेके करने का। ये मेरा 4 हो गया, क्लियर है। अब मुझे प्लॉट करना है, देखो मैं कैसे प्लॉट करूंगा, बड़ा आसान सा काम है। पहला काम क्या करना है, -2, 4, वेयर इज -2, -2, 4 ये रहा। तो ये मेरा सिचुएशन है पूरा का पूरा, ठीक है, और ये मेरा -2 है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो -2, 4 है, यस और नो, है ना, राइट। तो सर ये -2, 4 हो गया। दूसरा पॉइंट -1, 1, तो ये -1 है, ये +1 है, तो ये वाला पॉइंट है ना, राइट, ये -1, 1। फिर तीसरा पॉइंट 0 से, ये देखो 0, 0 ये रहा, है ना। चौथा पॉइंट 1, 1, ये देखिए आप, है ना, और फिर उसके बाद 2, 4, मतलब लगभग वो यहाँ पर आएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं देखो इस कर्व को ज्वाइन करूंगा और तुमको मिलेगा तुम्हारा कर्व, ठीक है। कैसे ज्वाइन होगा देखो, यहां से शुरू करूंगा मैं ऐसा, क्लियर, और यहां से फिर मैं जाऊंगा तो ये आएगा ऐसा। कैन यू सी दिस? ये सुनो पक्का, ये थोड़ा और ऐसे नॉर्मल कर्व, जैसे इसको कर्व बनाए वैसे इसको भी कर्व रखने का, ये लगभग कुछ ऐसा आएगा, दिस इज बेटर, है ना, राइट। तो ये आपको पॉइंट्स, ये क्या मिल गया, ग्राफ मिला। ध्यान देना मैंने 1, ये देखो मैंने -2 और -1 ऐसे 2 पॉइंट्स लिए थे, दोनों का अलग अलग y मिला जिसकी वजह से डिस्टेंस मिला, पर इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसका x कोऑर्डिनेट -2 और -1 के बीच में और y कोऑर्डिनेट 1 और 4 के बीच में, ऐसे बहुत पॉइंट्स हैं इसके बीच में। मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ ना, तो मैंने लिमिटेड पॉइंट्स लिखे और सबको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो मुझे ग्राफ मिल गया। कैन यू सी हाउ द ग्राफ कैन बी ड्रॉन? सुनो पक्का, राइट, प्लीज नोट दिस। ओके सर। और एक बात का ख्याल ये रखना आप कि ये बेटा चेंजिंग वेरिएबल है, चेंजिंग मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये वाला इसके ऊपर जो भी है वो x है ना, कैपिटल X, तो ये मेरा एक्चुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसके ऊपर y एक्सिस के ऊपर जो है वो कौन है, y कौन है, y कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब ये मेरा f ऑफ x है एक्चुअली। अगर मैं पूछूं कि f ऑफ x कहां पर है, तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं मालूम है, ये ग्राफ दिखाते हैं। ये ग्राफ f ऑफ x नहीं है, ध्यान देना, ये f ऑफ x का ग्राफ है, बट ये ग्राफ खुद f ऑफ x नहीं है, ये ग्राफ खुद f ऑफ x नहीं है। तो सर f ऑफ x कौन है, y एक्सिस, x कौन है,
एक्स एक्सिस। तो सर ग्राफ कौन है? ग्राफ रिश्ता है एफ ऑफ एक्स और एक्स के बीच का, ठीक है? प्लीज नोट दिस डाउन और फटाफट लिखो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन इज ग्राफ, ग्राफ इज नॉट फंक्शन। Yes, sir. अब हम लोग जरा इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ तो हमने बना दिया, कोई बड़ी चीज नहीं है ग्राफ बनाना, लेकिन ग्राफ के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है, इस ग्राफ के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? 5. रॉन्ग, इनफाइनाइट पॉइंट्स। हमने 5 प्लॉट किए, बट Yes, sir. एक्चुअली ग्राफ के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? बहुत सारे. सर इनफाइनाइट पॉइंट्स। और हर पॉइंट की एक खासियत है, क्या? हर पॉइंट में एक्स का एक वैल्यू होगा, Yes, sir. जिसको जब भी आप Yes, sir. सब्स्टिट्यूट करोगे, जब भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें, तो आपको y का एक वैल्यू मिलेगा। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो x का वैल्यू अगर 2 है तो y का वैल्यू 4 हो गया, है ना? तो मैं जब जनरली लिखता हूं तो मेरे को पता है ये क्या है, ये f ऑफ x है कि नहीं? पक्का? Yes, तो sir. ये जो पॉइंट है मेरा, ये वाला पॉइंट, ये वाला, है ना? इसमें x का वैल्यू क्या है सर? 1। और y का वैल्यू क्या है सर? वो भी 1 है। लेकिन आप जब लिखोगे तो एक्चुअली वो 1,1 जो आपने लिखा, ये कौन है? ये कौन है सर? ये 1, f ऑफ 1 है। ये सुनो, Yes, ये सुनो, yes, sir. Yes, है ना? sir. सर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये 2, f ऑफ 2 है। ये सुनो, आपने Yes. सीखा है कि नहीं सीखा है? हमने सीखा है ना, राइट? कि x का Yes. वैल्यू जो भी डालोगे, मान लो यहाँ पे आपने a डाल दिया तो ये f ऑफ a बन जाएगा, है ना? ये वाला पॉइंट -1, f ऑफ -1 है। ये वाला पॉइंट -2, f ऑफ -2 है। ये सुनो, Sir, Yes, f sir. of 2, sir, f of 2, f of Sir. यही हमारा बेसिक टारगेट है। और कल जब अगले लेक्चर में आप लोग आओगे, मैंने डेरिवेटिव अभी तक शुरू नहीं किया, है ना? जब अगले लेक्चर में आप लोग आओगे तो यहीं से हम तो क्या डेरिवेटिव था की ये सब? शुरुआत करेंगे। यहीं से हम, एक्चुअली मैंने आपको खाली फंक्शंस और डेरिवेटिव का बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया, जहां से डेरिवेटिव शुरू होता है। अब मैं डेरिवेटिव आप लोगों का अगले लेक्चर में शुरू करूंगा। तब तक आपका एक काम है, 11th स्टैंडर्ड में आपने जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा है, वो सारा फॉर्मूला एक बार देख करके हो सके तो याद करके आओ, ठीक है? Okay, sir. नहीं तो कोई Try. दिक्कत नहीं है, मैं तो करवाऊंगा ही। और मैं चाहता हूं कि आप लोग करके आओगे तो चीजें और अच्छी लगेंगी, ठीक है? तो सी यू ऑल Okay. पीपल इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर।